नमस्कार। परख के आज के अंक में हम भारत और चीन संबंधों के बारे में कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब इस बात से परिचित होंगे कि हाल के महीनों में चीन की एक तरह की आक्रामक सैन्य नीति के कारण भारत और चीन के संबंधों में खासा तनाव आ चुका है और एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जिसमें लगता है कि क्या भारत की तरफ से भी बहुत सक्रिय रूप से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी या सिर्फ समझौते के आधार पर हम इसका हल निकाल सकेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी पहलुओं के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ हमारे पास एक समझ होनी चाहिए और अगर हमारे पास वो समझ रहेगी तो हम चीन की बदलती हुई विदेश नीति, भारत के संदर्भ में उसके बदलती हुई सैन्य नीति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। और इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर ऋतुषा तिवारी हैं और डॉक्टर ऋतुषा तिवारी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ाती हैं, पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका परिचय ये है कि ये भारत-चीन संबंध और विशेष रूप से चीन की आंतरिक राजनीति में काफ़ी गहरी विशेषज्ञता रखती हैं। इन्होंने मैं इनका एक लंबा चौड़ा परिचय है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सिर्फ आपके सामने रख दूँ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ में विजिटिंग फेलो हैं और जर्नल ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ में ये एक एडिटोरियल टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम कर रही हैं। देश-विदेश के कई विश्वविद्यालयों में ये विजिटिंग फेलो के रूप में एक रिसर्च कर चुकी हैं और इन्होंने चाइनीज़ स्टडीज़ सेंटर जो जेएनयू का है, वहाँ से अपनी पीएचडी की है। इनके जो अलग-अलग तरीके के रिसर्च पेपर हैं, उनके माध्यम से उन्होंने भारत और चीन के संबंधों के विभिन्न पहलुओं का एक तरीके से अध्ययन किया है, उसको पाठकों के सामने रखा है। तो हम ऋतुषा जी के बहुत आभारी हैं कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार हुईं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ प्रश्नों को ऋतुषा जी के सामने रखूँ और वो फिर अपनी शैली में, जैसा कि वो एक अच्छे टीचर के रूप में प्रसिद्ध हैं क्लासरूम टीचिंग के लिए, तो उसी शैली में वो आप लोगों से बातचीत करेंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ एक विद्यार्थी के रूप में कुछ सामान्य जिज्ञासाओं को आपके सामने रख दूँ। ये पूरी बातचीत हम यह कोशिश करेंगे कि 2 भागों में हो। पहले भाग में हम समकालीन राजनीति के बारे में कम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र होगा, वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा कि किस तरीके से सन 50 से चीन की नीति रही, चीन के भीतर किस तरीके के आंतरिक बदलाव हुए और हाल-फिलहाल में जो चीन की विदेश नीति में परिवर्तन आया है, उसे हम कैसे देख समझ सकते हैं। और अगले भाग में हम जो गलवान की घटना हुई और उसके बाद जो लगातार एक तनाव की स्थिति भारत और चीन के बीच में बनी हुई है, उससे संबंधित पहलुओं, भारत के विकल्पों, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो ऋतुषा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ये चाहूँगा कि जो एक गलवान में एक घटना हुई जहाँ पर हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मारा, पर हमारे भी कुछ सैनिक शहीद हुए और उसके बाद से लगातार जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर हमें यह बता पाएँ कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद से भारत और चीन के संबंधों की प्रकृति क्या रही? और इन संबंधों को किन कारकों ने प्रभावित किया? ऋतुषा जी। नमस्कार कमल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे आमंत्रित किया। और जहाँ तक चीन और भारत के संबंधों की बात है, ये मेरे शोध का विषय शुरुआत से ही रहा है। मैं चीन के आंतरिक विषय को जितना देखने की कोशिश करती आई हूँ, उतना ही उसकी विदेश नीति और उसकी किस प्रकार की आर्थिक नीति रही है इस पूरे रीजन में, वो भी देखती आई हूँ। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपने शुरुआत गालवान से की है, लेकिन आपने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है कि हम सीधा गालवान पे जंप नहीं कर रहे हैं, हम एक हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि को भी देख रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देख रहे हैं। क्योंकि गालवान 2020 में अचानक से नहीं हो रहा है, इसके पीछे का एक पूरा इतिहास है। और इस मुद्दे को सामने लाते समय हमें ये भी याद रखना होगा कि जो भारत और चीन के संबंध हैं,
वो उनके ऊपर जो कारक हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने उनकी प्रकृति को शेप किया है, वो कई रहे हैं और मल्टी फैसेटेड जिसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें इन दोनों के आपसी संबंध को समझने की जरूरत है, और उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनको हम शायद कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में धीरे धीरे जाते हुए मैं उन दशक की बात सबसे पहले करना चाहूंगी जहाँ पे यहाँ भारत एक तरफ आजाद हो रहा था और दूसरी तरफ चीन भी कहीं ना कहीं एक बहुत लंबे संघर्ष से गुजर रहा था। और भारत का 1947 और चीन का 1949 दो अलग तरीके की परिस्थितियों में ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर्स वर्ष इन दोनों देशों ने देखे। 1949 में जब चीन एक तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के साथ एक नए राष्ट्र के रूप में उभरता है, और जहां हम देखते हैं कि ताइवान जो उससे ऑलरेडी अलग हो चुका था, जहां पर सत्तासीन चियांग काय शेक और केएमटी जाकर बैठ गए थे जब जापानीज एग्रेशन हो रहा था, तो उस बहुत ही भीषण हालात में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरीके की लीडरशिप दी थी, पूरे चीन को एकजुट किया था और बाहरी आक्रमण से जापान के बचाया था। तो उस तरीके के पूरे दौर से गुजरते हुए चीन ने 1949 में एक नया मुकाम हासिल किया और एक नए देश के रूप में चीन का, जैसे मेनलैंड कहते हैं आज, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो स्थापित होता है। और ताइवान उसके इस मुद्दे को, उसके इस क्लेम को काफी हद तक कंटेस्ट भी करता है कि ताइवान चीन है, असल चीन है, क्योंकि वहां पे जो सत्तासीन पार्टी थी वो वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन ये एक अपने आप में एक पहचान की लड़ाई के रूप में 1949 में ये मुद्दा एक हमारे सामने आता है। इंडिया, भारत सेकेंड वो देश था, दूसरा वो देश था जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, मेनलैंड को रिकॉग्नाइज किया चाइना के रूप में। और बल्कि बाहरी जो दूसरे देश थे उन्होंने बहुत लेट इस तरीके का कदम उठाया। एशिया के अन्य जो देश थे जो इसी प्रकार की सिमिलर भीषण स्थितियों से गुजर रहे थे, कहीं कोई कॉलोनियलिज्म से लड़ रहा था, कहीं किसी और प्रकार की क्रांति आ रही थी, तो उन्होंने एक तरीके की एकजुटता दिखाते हुए चीन का साथ दिया और मेनलैंड चाइना को चाइना के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो शुरुआत जो हुई थी वो एक तरीके से जो आपका आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट होता है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, वहां से हुआ। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो 1947 की आजादी की लड़ाई है उसमें कई तरीके की आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स एक साथ आती हैं, एकजुट होती हैं, और 47 किसी एक तरीके की आइडियोलॉजी का सक्सेस नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो हावी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सेंटर था, उसमें लेफ्ट भी कहीं ना कहीं समाहित था और राइट भी कहीं ना कहीं समाहित था। बट चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसके संदर्भ में ये बात करना चाहें तो हम देखेंगे कि ये एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट था, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे ये भी बात हुई कि हम किस तरीके से अन्य देशों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें दो देश खासकर बहुत इंपॉर्टेंट थे, यूएस और यूएसएसआर, क्योंकि एक तरीके से ब्लॉक पॉलिटिक्स की शुरुआत होने ही वाली थी। अभी वर्ल्ड वॉर जस्ट हो के चुका था सेकेंड, और ब्लॉक पॉलिटिक्स की शुरुआत 45 से लेके 50 तक अगर हम टाइम देख रहे हैं उसमें ब्लॉक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है और धीमे धीमे शीत युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो प्रभाव भारत चाइना पर पड़ रहा है उसमें एक ब्लॉक पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल जो क्षेत्रीय प्रभाव पड़ रहा है वो उन दोनों की एकजुटता का कारक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई से बने हुए माहौल से निकल रहा है। तो ये दोनों कारक एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक शायद दोनों को कहीं बांटने की कोशिश कर सकता है, दूसरा क्षेत्रीयता, जो क्षेत्रीय है, एशियन अंडरस्टैंडिंग है, एशियाई देशों का एक पूरा महत्वाकांक्षा भी है और विकासशील होने की एक पूरी कोशिश है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों एक साथ हैं। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चारों तरफ इर्द गिर्द था और वो भारत चीन के संबंधों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा था, वो ये था कि आइडियोलॉजिकली ये दोनों कहाँ खड़े हुए हैं। तो उसमें ये बात क्लियरली साफ दिखाई दे रही थी कि आइडियोलॉजिकली चाइना शायद अच्छे से एक तरीके से लेफ्ट स्पेक्ट्रम में है और भारत
लेफ्ट स्पेक्ट्रम में तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं मिडिल में खड़ा हुआ है। और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू के जो इनिशियल ईयर्स रहे हैं, और एक जिसको कहा गया है कि इंटरनेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मूवमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति। विदेश नीति वैसे तो अंतरराष्ट्रीय होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, लेकिन ये आज की तारीख में डिस्टिंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं काउंटर ग्लोबलाइजेशन या काउंटर इंटरनेशनलिज्म की भी बातें बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। तो ऐसे में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में उभरता है, जहां पे एक तरीके से स्ट्रैटेजी के रूप में एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो नई नई आजाद हुए थे, जो कॉलोनियलिज्म से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए थे, उन्होंने ये कोशिश की कि वो दोनों ग्रुप के पॉलिटिक्स में ना पड़े, यूएस या यूएसएसआर की। और न पढ़ने का सीधा सीधा रीजन केवल इतना था कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो नई स्वतंत्रता उन्हें मिली थी, उस स्वतंत्रता को वो इतना इजीली गंवाना नहीं चाहते थे। किसी भी प्रकार का प्रॉक्सी स्टेट या सैटेलाइट स्टेट का जो तमगा होता है वो नहीं चाहते थे। तो ऐसे में चीन एक झटके से नहीं अलग हो पाया था। जी नहीं, मैं ये आगे जब आप इस पहलू पर जाएं तो मेरा ये एक सवाल रहेगा, खासतौर पे कि जो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई, उसके संदर्भ में जब आप कुछ पहलुओं को सामने रखें तो अगर संभव हो तो आप इस पर भी बात करें कि क्या सच में हम नेहरू के नेतृत्व को उस समय एक कमजोर नेतृत्व के रूप में देख सकते हैं? क्या नेहरू ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनका खामियाजा, जो कि आजकल हम कई बार सुनते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में भी और कुछ अखबारों में भी, कि उस उन्हीं गलतियों का खामियाजा चीन के संबंध में भी हम भुगत रहे हैं, जो कि शायद 62 में नेहरू की सरकार ने की थी। तो इस पहलू पर भी अगर आप जोर देंगे तो अच्छा रहे। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति थी उस पर पहले ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि चाहे नेहरू हो और चाहे माओ हो, और आज की तारीख में चाहे मोदी हो चाहे शी जिनपिंग हो, मामला इतना सीधा सीधा नहीं होता है कि हम सीधा इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ही केवल जोड़ के देखें। मतलब अंतरराष्ट्रीय कारक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना हमारे लिए। तो पहले अंतरराष्ट्रीय कारक एक बार क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आंतरिक पे भी आएंगे। आंतरिक में ये बात मुझे लगता है कि कवर हो जाएगी कि क्या लीडरशिप के खामियाजा था जो हमने 62 में भुगता। क्या लीडरशिप अगर भारत में दूसरी होती और चाइना में दूसरी होती तो क्या 62 नहीं हुआ होता। तो मैं उन सब बातों पे आने से पहले एक बार अंतरराष्ट्रीय जो एक सेटिंग है, जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सच थी कि सीधा सीधा एक आपके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का की छाप थी, और चीन में इस तरीके का डायरेक्ट कोई साम्राज्यवाद नहीं था, वो इनडायरेक्ट साम्राज्यवाद था, जहां पे कई तरीके की ट्रीटीज की गई थी एक बहुत ही कमजोर सरकार के साथ। बीजिंग की जो सेंट्रल एम्पायर थी वो काफी हद तक पिछले 60-70 सालों में बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो जो उनके नुमाइंदे थे, जहां जहां से केएमटी निकल के आता है, कोमिंतांग निकल के आता है, जहां से वॉरलॉर्ड्स निकल के आते हैं, जहां से चियांग काई शेक जैसे वॉरलॉर्ड्स का जन्म होता है, वो उस तरीके के नुमाइंदे थे जो बहुत ज्यादा अपने स्वार्थवश चलते भी और कई बार अपनी कमजोरियों के साथ चलते हुए भी अन्य साम्राज्यवादी ताकतों से कोई बहुत ठीक से ट्रीटीज नहीं कर पाए थे। तो जिस तरीके की ट्रीटीज हुई थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा चाइना को वीक करती चली जा रही थी। तो 60-70 सालों का जो पूरा इतिहास था आखिरी, उसमें हम देख रहे थे कि चीन एक आंतरिक कमजोरी से गुजर रहा था, और ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का जो उद्भव है वो क्यों इतनी ज्यादा लेजिटिमेसी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती है, और वो क्यों इतनी लंबे टाइम तक कंटिन्यूड रहती है। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ही कंटिन्यूड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है देखना। मतलब उसको खारिज कर देना है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ रही है, तब कमजोर पड़ रही है और ये एक तरीके से भरभरा के गिर जाएगा। लेकिन उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, और उस पृष्ठभूमि ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है उसकी लेजिटिमेसी में, उसको भी समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानना जरूरी है कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, लेकिन चाइना कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं था। तो अंतरराष्ट्रीय अलाइनमेंट न होते हुए भी कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो स्थिति थी, उनकी जो पोजीशनिंग थी, वो अलग अलग जगहों पर थी। तो रशिया एक तरफ चाइना के साथ बहुत ही क्लोज संबंध रखता है 62 में, हमारे साथ भी उसका अच्छा संबंध है। हमारा कोई संबंध नहीं है यूएस के साथ इस पर्टिकुलर जंक्चर पे,
और यूएस के साथ चाइना का भी कोई पर्टिकुलर संबंध नहीं है। लेकिन रशिया जो हमारे बीच में कॉमन है, वो हम दोनों के साथ ही एक तरीके से सहानुभूति रख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ देशों के साथ हैं, क्योंकि हम वहां पे एक पॉलिटिकल मेंबरशिप रखते हैं। तो ये याद रखने की काफी जरूरत है। और जैसे ही इस तरीके की कोई ग्रुपिंग किसी के भी साथ जुड़ती है, तो फिर उसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखने की बहुत जरूरत होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के। हम सभी वॉचर्स को या जो हम समझना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, कि फिर जो इंटरफेरेंस होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपने आप में नॉन स्टेट होते हुए भी, मतलब वो सीधा सीधा राज्य को नहीं रिप्रेजेंट करती हैं, और उनको हम सीधा सीधा नॉन स्टेट कह के भी नहीं खारिज कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं डीप स्टेट को दिखाती है। और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके भी रोल को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो हमारे पास जो एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और यदि हम हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट या फिर नेविल मैक्सवेल की किताब, जो शायद सबसे ज्यादा एक ऑथेंटिक अकाउंट रहा है 1962 का, अगर उसको कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, आज भी हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट हमारे पास ओपन एक्सेस में नहीं है। हालांकि अगर शोधकर्ता चाहें तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल वो नहीं है भारत में। तो हम जानते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम भूमिका रहती है, तो वो किस तरीके से इंटरवीन कर पाती हैं, किस तरीके से कोई सिचुएशन बना पाती हैं जो वॉर की सिचुएशन में तब्दील हो। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक ऑलरेडी बड़ा एस्पेक्ट रेडी है, तैयार है, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे बहुत ज्यादा बड़ा रूप दिया जा सकता है, बृहद रूप दिया जा सकता है। और अगर प्रॉब्लम इस तरीके की हो कि आप एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है लाना कि चीनी भाषा और इंडिया की कोई भी अन्य भाषा आपस में ये दोनों किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं रखते हैं, और इतना इजी नहीं है किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन को चीन के साथ कर पाना या चीन के लिए हमारे साथ कर पाना। हमने एक दूसरे की भाषा इतने बड़े पैमाने पे सीखी ही नहीं है कि हम बिना इंटरप्रेटर्स के काम चला सकें। तो ऐसे में बहुत सारी उलझने, जटिलताएं सामने आ जाती हैं। जब हम गालवान की बात आज कर रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि 1 घंटे की वार्ता को हमें 13 से 14 घंटे ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम इंटरप्रेटर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आज ये स्थिति है, तो 62 में क्या स्थिति रही होगी, सन 50 में, 60 में क्या स्थिति रही होगी, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। आज हमारे पास फिर भी चीनी भाषा के जानकार शायद ज्यादा हैं, हालांकि उनको भी आप 100 के नीचे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि चीनी भाषा के जानकार कितने लोग हैं। और अगर आप देखना चाहें कि चीनी मामलों के बारे में कितना ज्यादा जागरूकता है या उस पर कितना एक रिसर्च या शोध हो रहा है, वो भी बहुत कम हो रहा है। और उसका शायद एक हिस्सा भी 62 में नहीं हो रहा था, बल्कि 62 की लड़ाई के बाद चीनी अध्ययन केंद्र की शुरुआत होती है। तो क्योंकि ये जरूरत समझी जाती है कि पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो अब इसमें एग्जैक्टली नेहरू के रोल पर भी आते हैं। जो रिसर्जेंट एशिया या उदय होता हुआ एक एशिया की जो एक कल्पना थी, जो उस समय के सारे नेता करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग देशों में, उसमें कहीं ना कहीं नेहरू का नाम काफी अग्रणी था। और नॉन अलाइनमेंट का जो पूरा मूवमेंट था, उसमें नेहरू, हम सभी जानते हैं कि एकदम लीड ले रहे थे। पंचशील और इस प्रकार के शांति प्रिय प्रिंसिपल्स के साथ अपनी विदेश नीति को इन सारे नए देशों को आगे बढ़ाना है, ये बात भी कही जा रही थी। अब इसी के साथ पैरेलली जो चाइना में हो रहा था, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब विदेश नीति तो एक एस्पेक्ट था इन विकासशील देशों का, पर दूसरा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आर्थिक नीति को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं और अपना विकास कैसे करें, ये भी था। तो चीन में माओ ने ये बात साफ तौर पे शुरुआत से कही हुई थी कि हमारे पास जब तक इस प्रकार की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मसले में आउटकम को, उसके किसी भी प्रकार के आउटकम को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो जब तक हम नहीं कर सकते हैं तो हमें उसमें बीच में पड़ने से बचना होगा। और इसको माओ ने, जो चाइनीज भाषा में उन्होंने अपने पर्चे निकाले लगातार और कहा कि हमें अपनी विदेश नीति को ऐसा रखना होगा कि जहां पे हम बीच में नहीं पड़े, उसको कहा गया सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब हम
चार दीवारी जो है उस पर बैठ के हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है, उसको ध्यान से हम उसका अवलोकन करते रहेंगे, लेकिन हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो नेहरू का जो नॉन अलाइनमेंट था वो शायद इतना इनएक्टिव नहीं था, क्योंकि नेहरू के नॉन अलाइनमेंट में यहाँ पे एक पोजीशन लगातार ली जा रही थी। जो भी कोई एक अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन हो रही थी, उस पे कहीं ना कहीं नैम के जो देश थे या इंडिविजुअली नैम के देशों ने अपने विचार रखे थे, चाहे वो कोरियन वॉर रहा हो, चाहे आपका गल्फ वॉर रहा हो। तो इनमें आप देखते आए कि एक पोजीशनिंग लगातार लेते रहे, पैलेस्टीन के संदर्भ में, इजराइल के संदर्भ में, कुवैत के संदर्भ में भारत की तरफ से हमेशा कोई ना कोई एक पोजीशनिंग रही। लेकिन ये पोजीशनिंग चाइना ने अवॉइड की, क्योंकि माओ की जो पॉलिसी थी सिटिंग ऑन द फेंस की, वो एकदम डिफरेंट थी। अब इसी के साथ इंटरनली वो लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनली एक और पर्चा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है माओ का, और उस पर्चे में बहुत सारी बातें कही गई आगे। माओ का अगर आप माओ जेडोंग का थॉट पढ़ते हैं, सिलेक्ट वर्क्स ऑफ माओ जेडोंग, तो ये सारे पर्चे बार बार अलग अलग रूप से वो दिखाए जाते हैं। तो एक तो है कि 10 कॉन्ट्रडिक्शंस, 10 अंतर्द्वंद जिनसे चीन को जूझना है। 10 कॉन्ट्रडिक्शंस हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे माओ न्यू डेमोक्रेसी की स्थापना की बात करते हैं। जब हम तो माओ ने जो अपने पर्चे में 10 कॉन्ट्रडिक्शंस की, 10 अंतर्द्वंदों की बात की, उसमें ज्यादातर फोकस आंतरिक मामलों में आंतरिक मामलों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे उन पर बात की गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारे लिए है वो है कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म का कॉन्ट्रडिक्शन विद डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रडिक्शन है जो बाहर की ओर जो मुद्दे चाइना के सामने थे उनको लेकर क्या चाइना की समझ उस समय बन रही थी, क्या माओ की समझ बन रही थी, वो हमें उससे पता चलता है। लेकिन साथ ही में भारत में अगर हम देखें तो आंतरिक मसलों पर जितना ध्यान दिया जा रहा था, शायद उतना ही ध्यान एक तरीके से विदेश नीति पर भी दिया जा रहा था, क्योंकि हमारी जो बहिर्मुखी उभरती विदेश नीति थी उसमें एक एक्टिवनेस ज्यादा थी, उतनी पैसिवनेस नहीं थी जितना चाइना के साथ था। तो ये भी एक तरीके का इम्बैलेंस चाइना और इंडिया के विदेश नीति के पक्ष में माना जाता है, जहां पर नेहरू बहुत एक डायनामिक कैरिज्मेटिक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, और माओ कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा आंतरिक मामलों की ओर ध्यान दे रहे थे, और विदेश नीति में वो उतना ज्यादा वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो इन दोनों की पर्सनालिटीज को कई बार कंपेयर किया गया है, और उस पर्सनालिटी के डिफरेंस ने भी किस तरीके से दोनों की आपस में जो वार्ता है उसको भी काफी हद तक इम्पैक्ट किया। कहाँ ये भी कहा जाता है कि नेहरू की जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं एक बिग ब्रदर का रूप ले चुकी थी, और चीन चूंकि उस तरीके से आगे बढ़ के खुल के सामने नहीं आ रहा था, तो वो सेम पेज पर नहीं था। बट ये जो नेहरू के द्वारा ली गई पहल थी या भारत के द्वारा ली गई पहल थी विकासशील देशों में, उस पहल को चीन बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड के रूप में उसको देख रहा था। तो ये एक तरीके का लेकिन वो क्या युद्ध तक ले जाने की सीमा, मतलब युद्ध तक ले जाने की बात वो बन जा रही थी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये एक दोनों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस माना गया है, उन इनिशियल ईयर्स की बॉन्ड होमी के बावजूद, उन इनिशियल ईयर्स के भाईचारे के बावजूद। तो 62 तक हम कैसे आए? 62 तक हम ऐसे आए कि हमारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में बात चल रही थी, ये पर्सपेक्टिव केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आंतरिक मामलों को हल करने का या विदेश नीति में एक अलग अलग समझ रखने तक सीमित नहीं था। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव इस बात पर भी था कि चीन को अपनी जो सीमा थी, सीमा से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, उनको भी वो कहीं ना कहीं उतने ही संजीदगी से ले रहा था जितना वो अपने आंतरिक मसलों को ले रहा था। और भारत में उस तरीके की कोई बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही थी। सीमा के बारे में जो भी विवाद रह गए थे, पोस्ट कॉलोनियल एक हमारे पास जो एक पूरा एक समस्याओं का एक तरीके से पुलिंदा था, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम धीमे धीमे एक के बाद एक उठा रहे थे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी अपने सीमा विवादों को हल करने की, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भी हमने बहुत लेट अपने सीमा विवाद हल किए हैं। हमने श्रीलंका के साथ भी जो पाक स्ट्रेट है वो भी बड़े आराम से धीमे धीमे होता है। नेपाल के साथ जो हमारा ट्रीटी है वाटर शेयरिंग को लेके, वो भी काफी धीरे होती है, और इंडस वाटर ट्रीटी भी काफी धीमे ही होती है, ऐसा नहीं है कि आते ही तुरंत हो जाए। तो ऐसे में भारत चीन का जो था वो शायद सबसे पेचीदा मामला था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई सीमा को लेके प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी ही नहीं।
और चूंकि आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था भारत और चीन का उस सीमा वाले क्षेत्र में, तो कभी भी वहां की एक तरीके से सर्वे तक नहीं हुआ था। तो आज भी हमारे पास सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, कोई सर्वे नहीं हुआ है जिससे हमने बाउंड्री बना दी हो। जो बाउंड्री बनी हुई है वो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा बनाई गई बाउंड्री है, और उस पे ना भारत ने एग्री करने की। लेकिन ये जो एक शब्द आता है एलओसी और एलएसी, उन दोनों के बीच में क्या फर्क है, अगर आप बताएं तो? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहा जाता है, वो हम देख सकते हैं कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारे ट्रूप्स आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम एक तरीके से प्रैक्टिकली हम कहाँ तक हैं, हमारे ट्रूप्स कहाँ तक स्टेशन हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए एलएसी ही बेसिकली एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है बाउंड्री का। लेकिन क्या एलएसी दोनों के द्वारा सहमति से क्रिएट हुआ है? सहमति बनती और बिगड़ती रहती है एलएसी को लेकर। तो हमने अगर अभी गालवान में कहा कि हम 5 मीटर दूर चले जाएंगे और वो 5 मीटर दूर चले जाएंगे, या 50 मीटर की हम मेंटेन करेंगे आपस में डिस्टेंसिंग, तो वो एलएसी की सिचुएशन चेंज हो गई। एलएसी हमेशा चेंज होती आई है, चाहे वो 62 रहा हो, 67 रहा हो, 87 रहा हो, 2017 रहा हो या 2020 रहा हो, एलएसी कहीं ना कहीं बहुत बार शिफ्ट हुई है। और इसके अलावा आप अगर जो है बात करना चाहेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल लाइन है, मतलब 3 सेक्टर्स में हमारा सीमा का विवाद बटा हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में शायद सबसे कम पॉइंट हैं लड़ाई के, और वेस्टर्न और ईस्टर्न को ज्यादातर हम पॉपुलर डिस्कोर्स में देखते हैं। तो इस बार जो हमारी लड़ाई हुई है वो हमारी वेस्टर्न सेक्टर में हुई है, क्योंकि हमने हिमाचल, लद्दाख और ये वाला एरिया देखा है, और यहाँ पे गालवान जो हमारे सामने एक क्लैश का पॉइंट उभर के आया है। ईस्टर्न सेक्टर में जो कंट्रोवर्सी बार बार निकल के आती है, अरुणाचल, सिक्किम, इन सभी देशों को, इन सभी प्रदेशों को लेकर आती है, और इस तरीके के कई सीमा पॉइंट्स हैं जहां पे इस तरीके की बात हमारे कई बॉर्डर नेगोशिएशन राउंड्स के बाद बावजूद भी हम सर्वे तक करने के लिए आपस में सहमति नहीं बना पाए। तो रियलिटी ये है कि हमारी कोई भी बाउंड्री कहीं पे भी अभी सर्वे भी नहीं हुआ है उसका, क्योंकि सर्वे के प्रिंसिपल्स भी हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सहमति बना के ही आगे बढ़ने होंगे। तो कोई एक्चुअल कंट्रोल के अलावा और कोई लाइन है नहीं। जो लाइन है वो सब हाइपोथेटिकल है। जिन लाइंस की बातें हम करते हैं, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे कोई भी हो, वो सारी की सारी हाइपोथेटिकल और बिना आपसी सहमति की बनी हुई लाइंस है। तो लाइन ऑफ तो कंट्रोल, उनको हम अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये अलग कैसे है, लाइन ऑफ एक्चुअल? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया कि आपकी ट्रूप्स की पोजीशनिंग पे डिपेंड करता है, और वो ट्रूप्स की पोजीशनिंग भारत और चीन की सरकारों के बीच में कैसे संबंध है उस पे ही केवल डिपेंडेंट नहीं है, सामरिक संबंध कैसे उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सामरिक अलग है, आर्थिक अलग है, राजनीतिक अलग है, और तीनों 3 दिशाओं में जा सकते हैं एक साथ, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। हाँ, एलओसी के बारे में कैसे समझ सकते हैं? छोटा सा सवाल था, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एलओसी के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कई बार डिस्प्यूट में इसलिए आती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइन नहीं है। हो सकता है हमारे सैन्य रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक पर्टिकुलर एरिया पे अपनी सहमति बना दी हो कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी थी 1967 में फॉर एग्जांपल, तो हम उसी पे वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये ना हुआ हो। 62 में हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी हम उस पे वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो ना हुआ हो, और एलएसी कुछ और ही हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ और ही हो, और यही हमेशा होता आया है। तो एलओसी जो था वो 62 में महत्वपूर्ण था अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि 62 पहली लड़ाई है, और पहली लड़ाई के दौरान आप कहां तक अपनी एलओसी क्लेम कर रहे थे उसमें भी चेंजेस हैं। अगर हम अपनी ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आर्काइव्स को देखेंगे तो हमें 2 तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं कि हमारी सीमा की जो परिधि है चाइना के साथ वो एग्जैक्टली कितनी है। दोनों के किलोमीटर्स में डिफरेंस है। तो आर्काइव्स में अगर आप जाके देखेंगे तो किलोमीटर्स का डिफरेंस है, और अब आज की तारीख में जब देखेंगे आप पिछले 1 दशक में, तो उसमें डिफरेंस आ चुका है। तो हमने क्या एलओसी क्लेम किया था 62 में, और अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं एलओसी, दोनों में एक समन्वय नहीं है, दोनों सेम नहीं है।
लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों सेम नहीं है। तो उस चीज को भी समझने की बहुत जरूरत है कि जब हमने नेगोशिएशंस शुरू किए, बॉर्डर डिस्प्यूट बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके हमने कमिटीज बनाई और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड्स बनाए, तो हमने किस तरीके का नेगोशिएशन करके नई एलओसी क्या बनाई, और फिर वो किसी विवाद के चलते क्या वो जब एलएसी में कन्वर्ट हुआ तो क्या उसमें डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये समझने की जरूरत है कि एलओसी की भी स्थिति बदलती आई है, लेकिन कोई भी एलओसी मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, उस पे फाइनल समझौता नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी फाइनल एलओसी तभी बनेगी जब आप सर्वे करके अपनी बाउंड्री खींचने के निर्णायक प्रिंसिपल्स पर सहमति बना लेंगे। जैसा कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जांपल दें तो वहां थालवेग प्रिंसिपल यूज हुआ है। थालवेग प्रिंसिपल, जहां पे कोई नेचुरल रिसोर्स अगर आपकी बाउंड्री को बांटती है तो कैसे आप उसको फिर ज्योग्राफिकल साइंटिफिक एक प्रिंसिपल के अनुसार कैसे बांटने की कोशिश करते हैं, या बांग्लादेश में आपके नए नए जो द्वीप उभर आते हैं तो उनके बारे में क्या सहमति बनानी है। तो इस तरीके का हमको कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं भारत चीन के सीमा क्योंकि सर्वे भी नहीं हुआ है सारे सीमा परिधि का अभी तक। जी, आज की बातचीत को हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं उस सवाल पर फिर से वापस आऊंगा और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे क्लासरूम की चर्चा के रूप में हम लोग इन बातों को कर रहे हैं। तो आज हमारी बातचीत जहाँ खत्म होगी, हम अगली बातचीत में फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन ये आखिरी सवाल उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है जो मैंने पहले पूछा था कि अगर हम 1962 के युद्ध के बारे में नेहरू सरकार की नीतियों और उसके द्वारा किए गए अन्य फैसलों की समीक्षा करें, तो वर्तमान में जो स्थिति है, उसके लिए कितनी जिम्मेदारी उस समय की स्थिति की बनती है? क्या नेहरू सरकार की कमियाँ क्या रही? क्या उसने सफलतापूर्वक इन चीज़ों का सामना किया? हम जानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था 1962 के युद्ध में, लेकिन उसमें अगर हम आपको सरकार की के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना हो, तो आप कैसे करेंगे? और इसके बाद के जो पहलू हैं, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप नेहरू सरकार का मूल्यांकन अपनी तरफ से प्रस्तुत करें। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत कहना कि कहीं ना कहीं जो एक्टिवनेस दिखाई जानी चाहिए थी, बॉर्डर डिस्प्यूट को जिस तरीके से एक संजीदगी के साथ चीन ले रहा था, उस तरीके से हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके काफी कॉरेस्पॉन्डेंसेस चाओ एंड लाई के यहाँ पर पहुंच रहे थे और माओ के यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन उनका हम तुरंत जवाब भी नहीं दे रहे थे। और जिस तरीके का हमने एक इनएक्टिव एटीट्यूड बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर बना रखा था, जहां पे हम पैसिवली बॉर्डर को देख रहे थे और कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि बाकी मामले और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर अर्थव्यवस्था में ठीक हम उनके साथ रिलेशन रख रहे हैं या राजनीतिक अच्छे संबंध रख रहे हैं, तो शायद बाउंड्री डिस्प्यूट को भी हम धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी ये जो समझ थी, कहीं ना कहीं ये समझ ठीक नहीं थी, क्योंकि तभी 62 की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो ये एक तो जो कहीं ना कहीं नेहरू सरकार की कमी है, वो इस बात को लेकर भी है कि विदेश नीति के मामले विदेश नीति के ही रास्तों से सुलझाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक या आर्थिक संबंध अगर ठीक चल रहे हैं चाइना के साथ, तो विदेश नीति को निग्लेक्ट किया जा सके। तो ये एक निग्लेक्शन या इनएक्टिविटी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर या सामरिक मसले को लेके, मुझे जो लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक गलती के रूप में थोड़ा देखा जाना चाहिए। एट द सेम टाइम उसको मैं ये जरूर कहूंगी कि जो सामरिक मसला था सीमा विवाद का, वो कोई इतना इजीली सुलझाने वाली चीज थी भी नहीं। उसी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तिब्बत का मसला जो एंटर करता है, वो हमारे संबंधों को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। तो सीमा हम संभाल नहीं पाए थे, आपस में जो विवाद था सीमा को लेकर एक सहमति बना नहीं पाए थे, और उसी बीच ये तिब्बत का सारा मामला हम और एक तरीके से इनवाइट करते हैं। यहीं पे मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि जो एक प्रचलित डिस्कोर्स है वो ये है कि कहीं ना कहीं सिविलियन इंटरफियरेंस था मिलिट्री के ऊपर, कहीं ना कहीं नेहरू सरकार बहुत ज्यादा इंटरवीन कर रही थी मिलिट्री के ऊपर, और इंटेलिजेंस फेलियर था। ये सब कुछ प्रचलित बातें हैं, लेकिन इनका अगर आप शोध करके सीधा देखें तो ये दोनों ही काफी हद तक खारिज हो जाएगा। जहां तक इंटेलिजेंस इंटरफेरेंस की बात है, वो इंटेलिजेंस इंटरफेरेंस अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा जो हमारे सामने आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तिब्बत में क्या हो रहा था, तिब्बत के ऊपर
जो चाइना अपना कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा था और चारों तरफ अपनी सीमा के विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी उसके लिए तिब्बत भी थी। तो ऐसे में क्या भारत को इंटरवीन करना चाहिए था तिब्बत में? मुझे लगता है कि वो हमें थोड़ा सा ज्यादा देखना चाहिए। हमने प्रोएक्टिवली इंटरवीन नहीं किया, लेकिन दलाई लामा को शरण जरूर दी यहाँ पर। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे आपसी जो वैमनस्य का एक ऑलरेडी हिस्सा एक बन चुका था। तो ये भी हम जानते हैं कि अगर हम नेहरू के कॉरेस्पॉन्डेंसेस को देखें तो उन्होंने जनरल करियप्पा से पूछा था कि क्या हम तिब्बत में कोई सैन्य इंटरफियरेंस कर सकते हैं, और करियप्पा का आंसर था कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेस्टर्न कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी है हमारा, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इधर भी किसी प्रकार का सैन्य इंटरवेंशन करें। तो कहीं ना कहीं नेहरू की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपसी एशियाई भाईचारे से थोड़ा सा अलग हटकर चाइना को खतरे के रूप में देखने की रही है। और ऐसे में अगर मुझसे पूछा जाए तो विदेश नीति का जो परिप्रेक्ष्य है वो नेहरू ईयर्स से आज तक कोई खास बदला नहीं है। अलग अलग आइडियोलॉजीज की सरकारें आती रही हैं इंडिया में, ये सच बात है, लेकिन जो हमारा एक सामरिक दृष्टिकोण है उसमें हमने भी कोई बहुत बिनाइन तरीके से चाइना को नहीं देखा है, चाहे वो नेहरू रहे हो जिनका आउटलुक एकदम अलग है, और चाहे वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी रहे। तो ये हम एक सामरिक दृष्टिकोण की बात अगर कहेंगे तो मैं भारतीय विदेश नीति को कहीं ना कहीं चाइना को लगभग उसी प्रकार के संदेह और शक की निगाहों से देखते हुए पाती हूँ। और नेहरू का ये पूछना कि क्या हमें तिब्बत में सैन्य इंटरफेरेंस करना चाहिए या हम कर सकते हैं, वो इस बात का द्योतक है कि वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे भी विचार कर रहे थे। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है नेहरू जैसे विजन रखने वाले राजनेता से। तो इसमें नेहरू से शायद गलती इस बात पे है कि आप आकलन नहीं कर पाए कि उनकी विदेश नीति में उनके महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं उस समय। और मुझे लगता है कि वो गलती कहीं ना कहीं हम लगातार दोहराते आए हैं। 62 हो, 67 हो, 87 हो, सबके नेता अलग रहे हैं, और 2017 हो, और हमारी गलती अभी तक शायद सुधरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक गोल्स आपके क्या हैं ये एक अलग सेट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक गोल्स आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा स्टेट है, राज्य है, उसके क्या हैं, और आपस में कोई समन्वय है कि नहीं, कंपटीशन होगा कि कोऑपरेशन होगा, ये जो वर्ड्स हम इतने हल्के में यूज कर लेते हैं, ये समझने के लिए उनके स्ट्रेटेजिक की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटाइजेशन क्या है, ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ एक तरफ से अर्थव्यवस्था में हम शायद बहुत अच्छे से मोदी और शी जिनपिंग का आपस में एक अनफोल्डिंग रिलेशनशिप देख रहे थे। हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी एड्रेस कर पा रहे हैं, जो सच है कि हम कर पा रहे थे, और आर्थिक हमारा परस्पर संबंध अच्छा होता चला जा रहा था। तो उसमें यह अचानक से गालवान कैसे आता है, मतलब आप एकदम हतप्रभ कैसे रह जाते हैं, क्योंकि कोई राज्य इस तरीके से नहीं होता है कि वो अचानक से कोई कदम उठा लेगा। चाइना के संदर्भ में तो ये शायद कहना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी राजनीति आंतरिक इस प्रकार से नहीं चलती है कि कोई चीज अचानक से हो जाए। मतलब हम चाइना की बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। तो चाइना का यूएस के साथ क्या चल रहा है और हम किस तरीके से वहां पे अपनी पोजीशनिंग दे रहे हैं सामरिक संबंधों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक हमारे लिए सीख है कि 62 से लेके 2020 तक जो चेंज नहीं हो रहा है वो ये है कि हम सारी चीजें एक साथ क्लब करके देखते हैं, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध और सामरिक संबंध। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी में सामरिक मुद्दों की क्या महत्व है और उनको हम कैसे रख रहे हैं, और क्या वो प्रायोरिटीज मैच कर रही हैं जब जहां तक हम चाइना के साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुषा जी। अगली बार अगले एपिसोड में जब हम बातचीत करेंगे तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है गलवान की घटना के बाद और लगातार जो एक सीमा पर तनाव बना हुआ है, उसमें हाल फिलहाल के दशकों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबंधों में बदलाव या विभिन्न देशों की स्थिति में जो बदलाव हुआ है उसकी क्या भूमिका रही है, और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के पास, हमारे देश के पास
कौन से विकल्प हैं जिनके माध्यम से जिन्हें अपनाकर हम अपनी विदेश नीति को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और हम एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जहाँ हम अपनी सीमाओं की बेहतर सुरक्षा कर सकें। क्योंकि आमतौर पर हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। आमतौर पे क्या है कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन जब हमारे ऊपर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो वो सिर्फ़ एक कारक का नतीजा नहीं होती हैं, उसके पीछे पूरा एक संदर्भ होता है और हमें उस संदर्भ को समझने की ज़रूरत होती है। और शायद यही एक तथ्य है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमारी एक साफ समझ होनी चाहिए कि आखिर कौन-कौन से कारक हैं, जो हमारी विदेश नीति को और हमारे विभिन्न पड़ोसी देशों से संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। और अगर जैसा कि ऋतुषा जी ने बताया कि सिर्फ़ आर्थिक कारक पर जोर देकर हम विदेश नीति या फिर अपनी सीमा की सुरक्षा के पहलुओं को पूरी तरीके से सुदृढ़ बना लेंगे, ऐसा भरोसा हमें नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें बहुत सारे पहलुओं पर एक साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तो मैं परख की तरफ से ऋतुषा तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक बार फिर से चीन और भारत के जो संबंध हैं, उनके जो विभिन्न पहलू हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। ऋतुषा जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।